अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एथिकल इश्यूज़ रिगार्डिंग एनिमल एंड ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में पेटेंट इश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। एथिकल इश्यूज़ कौन से होते हैं? एथिकल इश्यूज़ वो इश्यूज़ होते हैं जो सोसाइटी के लिहाज से, मतलब एक चीज़ अगर गलत है तो वो एथिकल इशू है। चलिए हम आगे में इसको देखते हैं। एनिमल क्लोनिंग के लिहाज से हम अलग से देखेंगे और ह्यूमन क्लोनिंग के लिहाज से हम अलग देखेंगे। एनिमल क्लोनिंग के अंदर दो तरह के आर्गुमेंट्स आते हैं, एक है कॉन्सिक्वेंस बेस्ड आर्गुमेंट्स और एक है प्रिंसिपल बेस्ड आर्गुमेंट्स। और ह्यूमन क्लोनिंग के अंदर ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। पहले हम एनिमल क्लोनिंग के अंदर देखते हैं एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं। पहले है कॉन्सिक्वेंस बेस्ड आर्गुमेंट। कॉन्सिक्वेंस बेस्ड आर्गुमेंट होता है मतलब कि अगर कोई मतलब कोई काम है, ठीक है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसके रिजल्ट की बेस पे जो आर्गुमेंट्स किए गए वो कॉन्सिक्वेंस बेस्ड आर्गुमेंट है। मतलब ये जो एनिमल क्लोनिंग है इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, उस बेस पे जो आर्गुमेंट्स थे वो कॉन्सिक्वेंस बेस्ड आर्गुमेंट्स थे, ठीक है। अब इसमें 4 मसले बताए गए। पहले तो कि जो सफरिंग एनिमल्स हैं वो क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। पहले ये कि जब क्लोनिंग प्रोसीजर हो रहा था तब एनिमल्स को जो मतलब मसले होते हैं तब जब सफ़र करते हैं। दूसरी चीज़ के जो सरोगेट एनिमल है उनमें जो ऑब्स्टेट्राइकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फिर जो एनिमल्स बनते हैं, जो क्लोन्ड एनिमल्स हैं, उनकी हेल्थ यानी वो एबनॉर्मल होते हैं। और चौथी चीज़ ये कि सफरिंग एनिमल्स को फोर्स किया जाता है, मतलब उनको यूज़ किया जाता है कि ये डिजीज़ मतलब रिसर्च पर्पस वगैरह के लिए, तो ये भी उनके लिए मतलब मसला होता है, वो सफ़र करते हैं इस मामले में भी, ठीक है। तो ये 4 तरह से जो है एनिमल वो सफ़र करते हैं क्लोनिंग के दौरान। उसके अलावा जो जैसे अभी हमने पहले बात की है कि उनकी हेल्थ की, ठीक है, या उनमें जो एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एक तो मिसकैरेजेस का रेट ज़्यादा होता है, स्टिल बर्थ, अर्ली डेथ, जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटीज़ और क्रॉनिक डिजीज़। ये सारी चीज़ें जो हैं क्लोन्ड एनिमल्स में होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर एनिमल क्लोनिंग की जो एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, जैसे 1 से 2%, ठीक है। मतलब अगर 100 एम्ब्रियोज इम्प्लांट करें तो उनमें से 98 एम्ब्रियोज फेल हो जाएंगे, यानी कि 98 एम्ब्रियोज उनमें से एनिमल बनाने में फेल हो जाएंगे और 2 जो हैं वो पास होंगे, ठीक है। अगर एफिशिएंसी रेट बहुत बेस्ट भी हो जाए, मतलब जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट भी कर लें, फिर भी बहुत ज़्यादा जो अटैम्प्ट्स हैं वो फेल हो जाती हैं। उसके अलावा इसके अंदर और क्या मतलब सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, वो ये कि जो डोनर है और सरोगेट है, दोनों के अंदर दोनों जो है सफ़र करेंगी, ठीक है। डोनर के अंदर से जब एनिमल में डोनर एनिमल में से जब एग लेने हैं तब उसकी सर्जरी होगी तो वो सफ़र करेगी। फिर उसके अलावा जो सरोगेट है उसके अंदर जब उन एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना है, ठीक है, जब उनको इम्प्लांट करना है तो उसकी सर्जरी होगी तो वो सफ़र करेगी। फिर सरोगेट ने और सफ़र करना है कब, कि ये जो क्लोन फीटस होती हैं इनका बर्थ वेट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सी सेक्शन डिलीवरी होती है, तो दोबारा से फिर जो सरोगेट है उसको सफ़र करना पड़ता है, उसको पेन होती है और वो सफ़र करती है। उसके अलावा जो लाइफ क्लोन्स इसमें बनते हैं उनको भी मतलब कि उनके अंदर भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी डेथ भी जल्दी हो जाती है। तो ये सारे मसले थे जिसकी वजह से कह सकते हैं हम कि एनिमल क्लोनिंग इज़ एथिकल इशू, या एनिमल क्लोनिंग में बहुत सारे एथिकल इश्यूज होते हैं। फिर उसके अलावा जो क्लोन पिग्स थे, ठीक है, क्लोन पिग्स थे उनमें 50% मोर्टेलिटी रेट देखा गया, 50% डेथ रेट था, यानी 10 में से 5 जो थे वो मर गए थे। और मरे क्यों थे? क्रोनिक डायरिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और डिक्रीज ग्रोथ रेट की वजह से। फिर उसके अलावा जो माइस है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसकी भी जल्दी डेथ हो गई थी। क्यों? लिवर फेलियर और लंग्स प्रॉब्लम्स। तो ये सारे मसले किस वजह से और थे? क्लोनिंग की वजह से। क्लोनिंग की वजह से सारे मसले और थे, इसलिए ये क्या हैं? ये कॉन्सिक्वेंस बेस्ड आर्गूमेंट है, ये रिजल्ट बेस्ड आर्गूमेंट्स हैं सारे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल बेस्ड आर्गूमेंट। इसमें डिओंटोलॉजिकल कॉन्सिडरेशन, मतलब ये कि इसमें ये है कि कोई चीज़ गलत है, मतलब ये नहीं कि उसका अगर रिजल्ट गलत है तो ही वो गलत है, नहीं, इसमें अगर कोई चीज़ गलत है तो वो गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या गलत है? इसमें ये मसला था कि प्लेइंग गॉड प्रॉब्लम, ठीक है, यानी प्लेइंग गॉड प्रॉब्लम मतलब कि इसका मतलब ये है कि खुद को ये समझ लेना कि जो पावर्स गॉड के पास हैं, जो पावर्स अल्लाह ताला के पास हैं, वो किसी इंसान के पास भी हैं। मतलब जो क्लोनिंग करते हैं वो ये समझ लेते हैं कि हमारे पास ये सारी पावर्स हैं, तो ये मतलब होता है प्लेइंग गॉड। तो इसमें यही प्रॉब्लम था कि हम कौन होते हैं लाइफ को क्रिएट करने वाले, ठीक है, हम कौन होते हैं इस मामले में इंटरफेयर करने वाले, हमारा ये काम नहीं है, ठीक है।
फिर उसके अलावा इसके अंदर क्लोनिंग और दूसरी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह में, इसमें दो डिफरेंट चीज़ें, दोनों डिफरेंट चीज़ें, इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना। फैसिलिटेटिंग द क्रिएशन ऑफ लाइफ, यानी कि उनको फैसिलिटेट करना, और दूसरी चीज़ इंजीनियरिंग लाइफ को खुद मतलब बनाना, ठीक है। यानी पहले केस में ह्यूमन बींग्स बिल्डर्स होते हैं यूजिंग गॉड गिवन ब्लूप्रिंट, दूसरे केस में वो खुद आर्किटेक्ट्स बन जाते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज इन ह्यूमन क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग के अंदर हमने प्रिंसिपल बेस्ड और कॉन्सिक्वेंस बेस्ड आर्गूमेंट्स पढ़े। अब एथिकल इश्यूज इन ह्यूमन क्लोनिंग देखते हैं। इसके अंदर क्या है, प्लेइंग गॉड द क्रिएटर। प्लेइंग गॉड का भी मैंने मतलब बताया। तो इसके अंदर जिन लोगों ने ये सोचा कि वो ह्यूमन क्लोनिंग करेंगे, ठीक है, वो ह्यूमंस को क्लोन करेंगे, या फिर उन्होंने ये क्लेम किया कि वो कर सकते हैं, तो उनको मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। यानी कि 1998 में, अब क्या हुआ, 1998 में डॉक्टर रिचर्ड सीड ने ये अनाउंस किया कि वो ये प्लान कर रहा है कि उसने 10 से 20 लोकेशंस पे यूएस में और 5 से 6 इंटरनेशनली क्लोनिंग क्लिनिक बनाने का सोचा था। और उसका मकसद ये था कि वो इनफर्टाइल कपल्स को हेल्प करेगा, जिससे वो जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे वो किसी ऐसे फैमिली मेम्बर से जेनेटिकली रिलेटेड हो सकते हैं जो कि मर गए हैं या किल हो गए हैं, ठीक है, जो मतलब अब नहीं है, तो उनसे जेनेटिकली रिलेटेड कोई मतलब आगे जो है वो चिल्ड्रन बन जाएंगे। तो इसमें भी यही मतलब वही वाले मसले आए थे, वही आर्गूमेंट्स थे कि एक तो ये कि मॉरल और एथिकल बाउंड्रीज ये काम जो है वो क्रॉस करे। दूसरी चीज़ प्लेइंग गॉड द क्रिएटर, जैसे मैंने अभी बात की कि वो वाली सारी पावर्स अपने पास समझ लेना कि जो पावर सिर्फ अल्लाह ताला के पास हैं, वो समझ लेना कि वो सब कुछ हम भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर दो तरह के ऑब्जेक्शंस थे। एक ये कि ये एक्ट है ही रॉन्ग, है ही गलत, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल बेस्ड आर्गूमेंट। दूसरा ये कि इस काम का नतीजा गलत है, रिजल्ट गलत है, ठीक है। तो दूसरी ये चीज़ थी। तो मतलब दो तरह से इसको भी देखा गया था। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं डिसरिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। डिसरिस्पेक्ट ऑफ फॉर ह्यूमन लाइफ के अंदर हम ये कहेंगे कि किसी भी जगह पे चले जाएं, कहीं पर भी किसी भी लेवल पे जो ह्यूमन लाइफ है उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो फीटल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज पे एक मतलब कह सकते हैं कि ये लाइफ है, ये अभी नहीं पता था। तो जो साइंटिस्ट ये करते थे कि वो एम्ब्रियो में से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको ग्रो करवाते थे, और फिर उससे जो है वो डिजनरेटिव डिजीज़ का इलाज करते थे, ठीक है। तो क्रिटिक्स ने यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जो एम्ब्रियो है उसमें से अगर हम स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लें तो उससे एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो जैसे लाइफ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये कि लाइफ शुरू हो गई है। तो जब एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इसका मतलब एक लाइफ को ख़त्म कर दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि एक जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो एक छोटा सा ह्यूमन बींग होता है। तो अगर स्टेम सेल्स को हम निकाल देंगे तो उससे एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी रिसर्च जिसके अंदर ये काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स यूज़ हो रहे हैं, एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो गलत है। फिर उसके बाद है मोरल वैल्यू ऑफ एम्ब्रियो। मोरल वैल्यू ऑफ एम्ब्रियो के अंदर यही कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च के अंदर ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो हो रहा था, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, ठीक है। तो बेशक उसको उसकी अर्लीस्ट स्टेज पे उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय तो किया जा रहा है ना, ठीक है। बेशक उसको किसी अच्छे मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है बाद में, मतलब कि अगर किसी की लाइफ सेव करने के लिए, लेकिन फिर भी एक छोटे से मतलब कि एक एम्ब्रियो का मतलब एक ख़त्म कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो मतलब ये कि एक लाइफ ख़त्म हो रही है। तो इट इज़ लाइक किलिंग अ चाइल्ड टू सेव अदर पीपल्स लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि एक बच्चे को कत्ल किया जा रहा है दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। तो किसी भी स्टेज पे एम्ब्रियो को किसी भी स्टेज पे डिस्ट्रॉय करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बींग्स। जब डॉली शीप बनाई थी तो 277 अटैम्प्ट्स की गई थी, ठीक है, और उसके बाद उनको कामयाबी मिली थी। और फिर उसके बाद ये भी नहीं पता था कि उसने कब तक रहना है, उसके अंदर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसी तरह से अगर ह्यूमन क्लोनिंग की जाती है तो उसमें भी बहुत सारे ट्रायल्स होंगे पहले, ठीक है, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, उससे बहुत ज़्यादा मतलब और मसले होंगे। तो जिस तरह एनिमल क्लोनिंग के अंदर ये सारा कुछ किया जाता है, इसी तरह से अगर एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन बीइंग बनाने लग गए तो ये ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल होगा। फिर इसके अलावा दूसरे इश्यूज इसके अंदर अगर हम देखें तो
जो क्लोन पीपल हैं उनकी हेल्थ और मतलब उनकी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता, और उसके अंदर जो डिजीज़ होती हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता, उनका कोई इलाज वगैरह अभी तक नहीं है। ये हम पेटेंट इश्यूज़ के अंदर भी देख चुके हैं। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग एरर है वो इसकी जो जनरेशन है उसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर जब ह्यूमन बींग्स बनेंगे इस तरह से क्लोनिंग से बनेंगे तो उससे वो यूनिकनेस ख़त्म हो जाएगी। मतलब जिस तरह अब हम कह सकते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग यूनिक है और इरिप्लेसेबल है, ठीक है। जब एक जैसे सारे ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे तो फिर तो यूनिकनेस सारी ख़त्म हो जाएगी, यानी जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी इससे। तो ये सारे थे एथिकल इश्यूज़। पहले हमने एथिकल इश्यूज़ पढ़े थे एनिमल्स के अंदर, जिसके अंदर हमने कॉन्सिक्वेंस बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड आर्गूमेंट्स देखे थे, ठीक है। और उसके बाद हमने ह्यूमन क्लोनिंग के अंदर पढ़े, जिसके अंदर पहला हमने पॉइंट पढ़ा प्लेइंग गॉड द क्रिएटर, फिर उसके बाद डिसरिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, मोरल वैल्यू ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो और एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बींग्स। और उसके बाद हमने अदर इश्यूज़ के बारे में बात की थी कि जो 3-4 थे। इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।